हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 81। हमारी जो लास्ट वीडियोस आई हैं सर, पार्ट 6 हम लोगों ने कंप्लीट की है। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, इसमें हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की जो हमारी वीडियो है ये है सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जी हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आई हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपके इस डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को देखेंगे कि सर कैसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 81। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कैसे करना है। बहुत इजी है सर, सबसे ज़्यादा इजी पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अलग अलग चीज़ें थी। हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कैश जनरेटेड, कैश फ्लो, हर एक चीज़ फाइंड आउट करनी थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ हम लोगों को मतलब है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, उससे मतलब है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं है। कोई प्रॉफिट, कोई गेन, कोई टैक्स, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम लोगों को तो यहाँ मतलब है कि सिर्फ पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उससे मतलब है, उसके अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं है। एक जब हम लोगों ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था कैश फ्लो का, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है ये समझाया था। आई होप आप लोगों को याद होगा, और अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता देता हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की जब बात करी जाए तो बिजनेस की वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होती है जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस या तो परचेज या सेल करे, किस चीज़ को, फिक्स एसेट को। कोई भी बिजनेस अपनी फिक्स एसेट परचेज करेगा या सेल करेगा, वो किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कोई भी बिजनेस परचेज करे या सेल करे, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस कोई से भी इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स मतलब कौन से इन्वेस्टमेंट्स हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आया सभी लोगों को समझ में। नेक्स्ट, उसके बाद बात आती है कि सर अगर हमने किसी को लोन्स दिए हैं, हमने दिया, सर मेरा फ्रेंड आया पैसा मांगने की, कुछ टाइम के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे दे, मैंने उससे पैसा दिया, मैंने लोन दिया, इसलिए दिया ताकि हो सकता है मुझे फ्यूचर में उससे कोई इनकम जनरेट हो। तो अगर आप लोन्स ग्रांट करते हैं, लोन्स देते हैं, लोन्स ग्रांटेड, और सेकेंड चीज रीपेमेंट ऑफ लोन्स ग्रांटेड, रीपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लोन्स ग्रांटेड। आपने जो लोन्स दिए हैं उसका अगर आपको रीपेमेंट मिल गया तो वो आपकी कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग। कौन कौन सी चीजें इन्वेस्टिंग में आई, पहली बात तो फिक्स एसेट को परचेज करना, सेल करना, इन्वेस्टमेंट को परचेज करना, सेल करना, लोन्स देना या लोन्स जो दिए उनका रीपेमेंट रिसीव करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। उसके अलावा आपकी बिल्डिंग पड़ी हुई थी, आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको रेंट पे चढ़ा दिया। आपके पास बिल्डिंग पड़ी हुई थी, आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे रेंट पे दे दिया, आपको हर महीने रेंटल की इनकम आ रही है। आपके पास में रेंट की जो इनकम आ रही है वो आपकी साइड इनकम होगी, इन्वेस्टिंग इनकम होगी। आपका मेन काम कपड़े का है, जनरल स्टोर्स का है, किराने का है, ज्वेलरी का है, कुछ भी है, आपको जो इनकम मिल रही है वो रेंटल इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी, इन्वेस्टिंग की। उसके अलावा आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, आपने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको वहाँ से हो सकता है डिविडेंड की इनकम आ रही हो। किसकी इनकम, डिविडेंड इनकम। आपको अगर कहीं से डिविडेंड इनकम आ रही हो तो वो आपके लिए कौन सी इनकम कहलाएगी, इन्वेस्टिंग की। उसके अलावा आपने किसी को लोन्स दिए, एडवांसेस दिए, आपको इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आपने हो सकता है एफडी करी हो, कुछ भी किया हो, आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, आपने को वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हम पे नहीं कर रहे, हमें मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारी कौन सी नेचर की इनकम होगी, इन्वेस्टिंग नेचर की। तो यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। आया आप सभी लोगों को समझ में, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने। एक बार वापस फोकस करेंगे इस चीज़ पे, क्या बोला कि सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, परचेज सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स ग्रांटेड या रीपेमेंट ऑफ लोन्स रिसीव्ड,
तीन तरह की इनकम, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, ये 6 चीजें हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है। क्लियर है? आई होप आप सभी लोगों ने यहां तक लिख रखा है। एक काम करते हैं, अगर किसी ने नहीं लिखा तो एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैसे आएगा। हमें मतलब है सर कैश कहाँ कितना आया कितना गया। हमें इनफ्लो आउटफ्लो से मतलब, हमें कोई प्रॉफिट किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना नेट प्रॉफिट, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि सर पैसा कितना आ रहा है कितना जा रहा है। तो सर जब हम लोग बात करते हैं कि फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इनमें पैसा आता कहाँ कहाँ से, देखिएगा क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी, क्या क्या चीजें ऐड हो रही है सर। सेल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी भी फिक्स एसेट को या इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है, चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, अगर आप किसी भी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट को बेच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है आपके पास, वो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है उसको क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। नेक्स्ट बात आती है कि सर अगर हम बात करें रीपेमेंट रिसीव्ड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड। आपने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए, आपको उसका रीपेमेंट मिल गया, पैसा आया। मुझे मतलब है कि पैसा आना चाहिए, कहाँ से आ रहा है कोई मतलब नहीं है अभी तो। मुझे मतलब है कि नॉन करंट एसेट जिसमें फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, यहाँ से पैसा आ रहा है तो वो लिखेंगे। लोन दिए थे उसका पैसा वापस मिल गया, लोन दिए थे पैसा आ गया, वो यहाँ पर आएगा, इसे ऐड करेंगे। नेक्स्ट, और कहाँ से पैसा आएगा सर? 3 तरह की इनकम थी, रेंटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि सर मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, कोई कंपनी है, उससे रेंटल इनकम हुई सर, हर महीने उसे रेंट मिलता है 10,000 का। रेंट कितना मिलता है? हर मंथ में 10,000 का रेंट मिलता है। तो एनुअली रेंट कितना मिलना चाहिए? एनुअली रेंट मिलना चाहिए 1,20,000 का। कितना मिलना चाहिए? 1,20,000। इनकम कितनी मानेंगे? 1,20,000। P&L में कितना जाएगा? 1,20,000। ऑपरेटिंग में क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे कितना? 1,20,000। हम रेंटल इनकम माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट में से, ऑपरेटिंग में कितना माइनस होगा? 1,20,000। सर हमें यहाँ पर किससे मतलब था? आपने बोला सर हमें यहाँ मतलब है किससे? कैश फ्लो से। इन्वेस्टिंग में किससे मतलब है? कैश फ्लो से। सर हम लोगों को 1,20,000 इनकम मिलनी चाहिए थी, बट ड्यूरिंग द ईयर आपको रेंट सिर्फ रिसीव हुआ है, लेट अस सपोज ₹1,00,000। कितना रिसीव हुआ? 1,00,000। रेंट रिसीव 1,00,000 हुआ, मिलना तो चाहिए था 1,20,000 ही मिला है। बाकी जो 20,000 है वो अक्रूड है। 20,000 क्या है? अक्रूड। आपको हर महीने 10,000 का रेंट मिलता है, साल का 1,20,000 होता है सर। 1,20,000 आपकी इनकम होती है, तो P&L में 120 गया। हम लोग ऑपरेटिंग में से क्या माइनस करते हैं? इनकम माइनस करते हैं, इसलिए हम लोगों ने 120 माइनस कर दिया। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें मतलब है किससे? कैश फ्लो से, कि पैसा कितना आया। क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें रेंट रिसीव हुआ 1,20,000 अक्रूड है। मुझे मतलब नहीं है कि कितना आया कितना नहीं आया, मुझे मतलब है कि पैसा कितना आ रहा है। इनकम से कोई लेना देना नहीं है, कितनी इनकम है, क्या है क्या नहीं है। मुझे मतलब क्या है कि सर पैसा कितना आया। कितना आया? 1,00,000। तो इन्वेस्टिंग में कितना ऐड करोगे? 1,00,000। इन्वेस्टिंग में हमें इनकम से मतलब नहीं है, इन्वेस्टिंग में मतलब है रिसीट से, कि पैसा कितना आ रहा है। आया समझ में? रेंटल इनकम रिसीव कितनी हुई है, डिविडेंड इनकम रिसीव कितनी हुई है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव कितनी हुई है, उससे मतलब है हमें कोई मतलब नहीं है इनकम कितनी है। सर पूरे साल की इनकम मान लीजिए 1,20,000, बट अभी तक कुछ रिसीव हुआ ही नहीं, जीरो, कुछ पैसा आया ही नहीं, तो क्या कोई कैश का इनफ्लो होगा? क्या कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किससे मतलब होता है? हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब होता है अमाउंट ऑफ इनकम रिसीव्ड। क्लियर हुआ? ठीक है। यहां हम ऐड क्या क्या करेंगे? रेंटल इनकम रिसीव्ड, आप इसे रिसीव्ड को स्टार मार्क कर लीजिएगा, रिसीव्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे ही डिविडेंड इनकम रिसीव्ड, आपको डिविडेंड की कितनी इनकम रिसीव हो चुकी है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको भी।
इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया? सर मैंने दोस्त को पैसा दिया, ले जा 1 लाख रुपए, मुझे हर महीने इंटरेस्ट ला के देना। 4 महीने हो गए इंटरेस्ट नहीं दिया उसने, 4 महीने हो गए इंटरेस्ट नहीं दिया। लेने का राइट पूरा पूरा है मेरा, इनकम तो है मेरी, बट अभी तक मिला क्या? नहीं मिला सर। तो इन्वेस्टिंग में आएगा क्या? नहीं आएगा। इन्वेस्टिंग में तभी आता है जब पैसा मिल जाता है, जब कैश का इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे, इनफ्लो नहीं है तो ऐड करने से मतलब ही नहीं है। ऑपरेटिंग में जरूर हम लोग इनकम से मतलब रखते हैं, रिसीट से मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग में क्या काम आती है? ऑपरेटिंग में काम आती है इनकम, इन्वेस्टिंग में काम आती है रिसीट। ध्यान रखना, ऑपरेटिंग में हम लोग करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे थे, इसलिए इनकम से मतलब है। यहां पर हम लोग कैश फ्लो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कैश फ्लो, तो इसलिए हमें यहाँ पे किससे मतलब है? रिसीट से मतलब है। आया समझ में? तो हम लोग यहां बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, इससे भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। क्लियर हुआ? ये तीनों इनकम्स आपकी एडअप हो जाएगी, जो भी पैसा मिला उसे एडअप करना है आपको। लेस क्या क्या माइनस होगा? पैसा कहां कहां लगाया आपने, कहां कहां पैसा इन्वेस्ट किया। हो सकता है सर हमने कोई फिक्स टेंजिबल एसेट खरीद ली हो सकता है हमने कोई फिक्स इनटेंजिबल एसेट खरीद ली हो, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। आपने कोई भी टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट खरीदी तो वो आएगा, वो माइनस में आएगा, क्योंकि सर हमने कुछ खरीदा, पैसा बाहर गया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदे सर, कहीं पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, कुछ भी किया, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये कैश फ्लो क्या होगा? बाहर आउटफ्लो होगा, तो माइनस करेंगे। उसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड, अगर आपने किसी को लोन दिया, पैसा जा रहा है तो वो क्या होगा? माइनस होगा। कैश मेरा कम हो रहा है, इसलिए इसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आया समझ में? ये जो अमाउंट आएगा इसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आ गया सबको समझ में? क्लियर है? अगर ये नेगेटिव में आ जाएगा तो आप कैश फ्लो की जगह वर्ड यूज करेंगे कैश यूज्ड। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आता है यहां पर, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? कैश फ्लो नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे? कैश यूज्ड। आ गया समझ में? क्लियर है? बहुत आसान है, सिर्फ पैसा जहां से भी आ रहा है एडअप करो, जहां जा रहा है उसे माइनस करो। पैसा जनरली आता कहां से? सर कुछ बेचा, पैसा आया, क्या क्या बेचा? फिक्स एसेट बेच दी सर, कोई मैंने मशीन बेची, प्लांट बेचा, फर्नीचर बेचा, व्हीकल्स बेचे, इक्विपमेंट बेचे, लैंड बेची, बिल्डिंग बेचा, कुछ भी बेचा हो, चाहे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, कुछ भी बेचो, बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, ऐड करना है। इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, पैसा आया, ऐड करना है। आपने क्या किया कि सर किसी को लोन दिया हुआ था, उसने पैसा लौटा दिया, पैसा आया, ऐड करो। रेंट कितना मिला, कमाया नहीं, मिला। रेंट कितना रिसीव हुआ, ऐड करना है। डिविडेंड की इनकम कितनी रिसीव हुई, ऐड करना है। इंटरेस्ट की इनकम कितनी रिसीव हो गई, वो ऐड करना है। लेस क्या क्या करोगे? लेस करेंगे सर पैसा कहाँ कहाँ गया। आपने टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट खरीदी, पैसा गया। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, पैसा बाहर गया। आपने किसी को लोन दे दिया, पैसा बाहर गया, ये माइनस होगा। इतना सा ही करना है, और इतना सा करने के बाद आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पॉजिटिव आएगा तो कैश फ्लो, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड। आ गया समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद कुछ और चीजें बतानी है फास्ट। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करना। हम लोगों ने पढ़ी हुई है सर, हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि हम लोगों को सेल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, ऐड करनी है। और परचेज वैल्यू, जो भी हम लोगों ने परचेज किया, चाहे आप फिक्स एसेट परचेज करो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट परचेज करो, उसे क्या करना है, माइनस। सेल वैल्यू प्लस और परचेज वैल्यू क्या करनी है, माइनस। जो आपने पैसा दिया है, आपका परचेज के ऊपर जो भी पैसा गया आप उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बेच के जो भी पैसा है इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। सर बात यहाँ आती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, ये जो डिटेल्स होगी, ये दोनों,
ये मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली कभी गिवन नहीं होगी, बहुत रेयर केस में आपको ये दोनों डिटेल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी। हमें करना क्या होगा कि हम लोगों को ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। आप लोगों को याद है हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, वीडियो नंबर 77, हमारा जो पार्ट नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने एसेट के अकाउंट बनाए थे, याद है, जहाँ पर हम लोगों ने डेप्रीसिएशन के अकाउंट भी बनाए, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट भी बनाए थे, याद है। हम लोगों ने वहाँ बोला था कि सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू जो थी वो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम में लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो सेल वैल्यू थी उसको तो आप प्लस करेंगे और वहाँ जो परचेज वैल्यू थी इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो एक काम करते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सेल वैल्यू परचेज वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि कैसे सेल वैल्यू और परचेज वैल्यू हमारे काम आएगी। देखिए आपको 2 एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला, एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला है कि सर प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है आप लोगों को, 31 मार्च 19 को बैलेंस है 4 लाख, ओपनिंग 4 लाख है, मार्च 20 क्लोजिंग कितना है 4,50,000। क्वेश्चन में क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज ₹30,000। डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया, 30,000। अ प्लांट हैविंग बुक वैल्यू 65,000, प्लांट की बुक वैल्यू कितनी थी 65, आज मेरे लिए 65 का था, उसको बेच दिया सर कितने में, 40 में। 65 की प्लांट की वैल्यू थी मेरे लिए, आज कितने में सेल आउट कर दिया, 40 में। नुकसान हुआ या फायदा हुआ, नुकसान हुआ सर, कितने का हुआ, 25। क्या करेंगे, हम लोगों को अकाउंट बनाना और ये पता करना है कि कितना परचेज है कितना सेल है, तो हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आप मेरे साथ साथ चाहें तो बना सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है 4 लाख, ओपनिंग आएगा डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, क्लोजिंग 4,50,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, डेप्रीसिएशन चार्ज किया कितना 30, डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। देखिए मैंने कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या कोई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो जैसे ही डेप्रीसिएशन लगेगा कहाँ लगेगा, इसी अकाउंट में लगेगा, एसेट की वैल्यू हो जाएगी कम, तो लिखना पड़ेगा क्रेडिट में, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन लगाया 30,000, एसेट पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया 30। क्वेश्चन में बोला एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू कितनी है 65, आज मेरे लिए कितने का है वो 65 का है, कितने में बेचा 40 में बेचा, 40 में बेचा, बाय बैंक, पैसा कितना आया बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू 40,000, कितने का लॉस हुआ 65 की वैल्यू थी 40 में बेच दिया, 25 का लॉस हुआ, तो यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, लॉस होता है तो P&L डेबिट होता है, तो बाय P&L कितना 25,000 आया समझ में। अब करना क्या है, अब करना है इस अकाउंट को बैलेंस टू बैंक अकाउंट, बैलेंस आएगा आपका इधर, इस अकाउंट को आप बैलेंस करेंगे, दोनों साइड की टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, बैलेंस करेंगे, बैलेंस आएगा इस साइड में, कितना आएगा, बैलेंस आएगा 1,45,000, बैलेंस कितना आया 1,45,000, ये कहलाएगा परचेज, या क्या कहलाएगा परचेज। आया समझ में, क्या बोला क्वेश्चन में, जो भी चीजें बोली थी सब मैंने लिख ली, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन था लिख लिया। क्वेश्चन में बोला डेप्रीसिएशन चार्ज किया 30, क्रेडिट में आ गया। क्वेश्चन में बोला एक एसेट 65,000 की बुक वैल्यू है, 40,000 में बेचा, पैसा कितना आया 40, बाय बैंक 40, 65 की बुक वैल्यू 40 में सेल किया, लॉस 25 का, बाय P&L 25,000। इस अकाउंट को मैंने क्या किया, क्लोज किया, बैलेंस फाइंड आउट किया, इधर आया डेबिट में बैलेंस कितना 1,45,000, डेबिट है मतलब बढ़ रही है और बढ़ती कब है, जब हम क्या करते हैं एसेट को परचेस करते हैं, इस साइड डिफरेंस आ रहा है, एसेट डेबिट हो रही है, डेबिट कब होती है जब हम परचेस करते हैं, तो लिख दिया परचेस। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हम लोग क्या बोलते थे कि ये जो डेप्रीसिएशन है ये होता है ऑपरेटिंग में प्लस, और लॉस किस में प्लस होता है ऑपरेटिंग में। हमारे लिए ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू कोई काम की नहीं है, ये सेल वैल्यू, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, सेल वैल्यू को करेंगे इन्वेस्टिंग में प्लस, और परचेज वैल्यू से पैसा जाएगा तो इन्वेस्टिंग में माइनस।
आ गया समझ में? काफ़ी इजी है। ये सेल वैल्यू आप लोग लिखेंगे इन्वेस्टिंग के अंदर, सेल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 ऐड होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,45,000 माइनस हो जाएगा। आया समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करो। एग्जाम्पल नंबर 2 बाकी है, करते हैं वो भी फास्ट। फटाफट पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। देखिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला? प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग 9,50,000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 120, क्लोजिंग 160। ये माइनस में लिखा हुआ है ब्रैकेट में। ये माइनस में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को शो करने का तरीका है कि आप एसेट में से माइनस करके शो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एसेट में से माइनस करके शो किया। नेट कितना दिख रहा है? 780, 790। हमें नेट वैल्यू से मतलब ही नहीं है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग 4 लाख, एसेट की कॉस्ट कितनी है? 4 लाख, जिसपे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कॉस्ट 4 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 70। 4 लाख रुपए में खरीद के लाए थे, जिसपे आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 70। तो एक बात मुझे बताओ कि आज मेरे लिए वो कितने की है? खरीद के लाए 4 लाख में, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 70। तो आज मेरे लिए वो कितने की होगी बुक वैल्यू? 3,30,000। 4 लाख माइनस 70, 3,30,000 की है। कितने में बेचा? 4,10,000 में बेचा। सर सेल कितने में किया? 4,10,000 में किया। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। सर कितने का गेन हुआ? गेन हुआ मुझे 80,000 का गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 80,000 का। आया समझ में? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप लोगों को प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो कंपेयर किस किस को करना है? बुक वैल्यू और सेल वैल्यू को। ये तो सर डायरेक्ट हो गया। मुझे फाइंड आउट करना है कि सर कितना परचेज किया होगा, क्या क्या नहीं है। इस चीज का हम लोग क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग परचेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे सेल वैल्यू लिखेंगे। एक बार फटाफट से हम लोग क्या करते हैं? पर दोनों के अकाउंट बनाते हैं। 1 मिनट देता हूं आप लोगों को, पॉज करो, अकाउंट ड्रॉ करो, फिर देखो मेरा कि आप लोगों का सही है या नहीं है। बना लिया? चेक करो, यही बना है, ओपनिंग क्लोजिंग यही लिखा आपने। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग 4 लाख, जिसपे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 70। इसे हम बेच चुके हैं सर, इसे हमने सेल कर दिया। तो जो एसेट हम लोग बेच चुके हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करना है तो डेबिट में लिखेंगे 2, जिस चीज का उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफर करेंगे, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? 70,000। नेक्स्ट, अब ये जो हम लोगों ने 2 प्लांट एंड मशीनरी किया, इसे यहां पर लिखेंगे बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 70,000। ये है क्या चीज? ये जो हम लोगों ने लिखा ये क्या चीज है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है किस चीज पे? जो एसेट बेची है उसका इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन। आ गया समझ में? अब करना क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला कि सर इस एसेट को कितने में बेचा? 4,10,000 में बेचा। पैसा आया 4,10,000। यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 4,10,000। देखो बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू होगी 3,30,000। बुक वैल्यू कितनी होगी? 3,30,000। सेल वैल्यू कितनी है? 4,10,000। तो गेन कितना है? गेन है सर 80,000 का गेन है। गेन कितना है? 80,000 का। तो गेन जो भी होगा उसे लिखेंगे 2P&L। गेन को क्या लिखेंगे? 2P&L। तो यहां लिखेंगे 2P&L अकाउंट। कितना? 80,000। आया समझ में? कैसे निकाला सर? आप लोगों ने सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करी। सेल वैल्यू 4,10,000 माइनस 3,30,000। आप लोग चाहें तो ये कॉपी की छत पे नोट डाउन कर सकते हैं। हुआ ये सब? आया समझ में? अब करना क्या है? सारी चीजें लिख दी, अब अकाउंट्स को बैलेंस करना है। इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं सर। ये अकाउंट बैलेंस करोगे, इसमें बैलेंस आएगा 1,10,000 का। ये क्या चीज हो गया? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, मतलब बढ़ा है। और बढ़ता कब है? जब और डेप्रिसिएशन लगा हो। तो ये है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या है ये? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, इसे बैलेंस करेंगे। इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे, आपके पास अमाउंट आएगा 4,50,000। आपके पास कितना अमाउंट आएगा? 4,50,000। ये 4,50,000 को हम लोग क्या लिखेंगे?
ये हमारी परचेज है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और आप ब्रैकेट में लिख लीजिए परचेज। आ गया समझ में? अब सर क्या क्या चीज़ कहाँ जाएगी? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस काम का नहीं है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग हमारे काम का नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड भी काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। अब ये जो डेप्रीसिएशन है ये तो हो जाएगा ऑपरेटिंग में, प्लस नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं, ठीक है सर। ये गेन है, ये क्या था? गेन, 80,000 का गेन, गेन ऑपरेटिंग में क्या होता है? माइनस। ये है सेल वैल्यू, सेल वैल्यू को इन्वेस्टिंग में करेंगे प्लस, और परचेज वैल्यू को इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे? माइनस। आ गया समझ में? काफ़ी ईजी है। हम लोगों को करना क्या था, जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन थी आपको उसी को वापस यहाँ पे पोस्ट करना था अकाउंट में। हम लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो नंबर 77 में लगभग 8 to 9 इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल सॉल्व कर रखे हैं। अगर आप लोगों को इन इलस्ट्रेशंस में और भी एग्जाम्पल चाहिए हो तो आप वीडियो नंबर 77 एक बार देख लीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल करवा रहा हूँ। एक बार वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो, और आप कैलकुलेट करिएगा कि इन्वेस्टिंग में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, ठीक है। आप लोगों में से अगर किसी को नोट डाउन करना है, फास्ट पॉज करके नोट डाउन करो। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फास्ट देखिए। अब चलते हैं गुरुजी के मूल मंत्र की तरफ। जब हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड आउट कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए, मूल मंत्र आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या ऐसी चीजें हैं। सबसे पहला, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इन्हें आपको किसका पार्ट मानना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। लॉन्ग लोन्स एंड एडवांसेस, हम जो लोन्स देते हैं सर, आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए दें चाहे लॉन्ग टर्म के लिए दें, आप लोगों ने अगर कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, उन्हें आपको कौन सी एक्टिविटी का पार्ट मानना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश का पार्ट होता है, आपको इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स इंक्लूड होंगे बट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है सर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे है चाहे करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। इंटरेस्ट किसी भी चीज पे रिसीव हो, चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे रिसीव हो चाहे करंट इन्वेस्टमेंट्स पे रिसीव हो, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानना है। बात यह आती है कि सर लोन्स एंड एडवांसेस कुछ भी हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट होंगे तो ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट अगर करंट इन्वेस्टमेंट होंगे या यूं कहूं कि शॉर्ट टर्म होंगे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, पर उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। आया समझ में? ये आप नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ध्यान से देखिए कि सर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि एसेट को बेचा या नहीं बेचा, तो हम लोग क्या बोलेंगे अगर किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो रही है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एनी सेल ऑफ फिक्स एसेट, एनी रिडक्शन इन फिक्स एसेट। अगर बात कर लेते हैं सर, मान के चलिए मुझे क्वेश्चन में दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी लास्ट ईयर 1 लाख का है और अभी कितना है 85,000 का। क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि बेचा या नहीं बेचा, तो हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में? एक और चीज लेते हैं, हमारे को दे रखा है लैंड, लैंड दे रखा है 90,000 पहले और अभी हो गया 60, तो क्या होगा? देखिए ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। क्वेश्चन में क्या बोला? पॉइंट क्या है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, कि सर हमने कोई एसेट बेची कि नहीं बेची कुछ नहीं पता, पर किसी न किसी फिक्स एसेट में रिडक्शन है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर लैंड, ये जो लैंड में रिडक्शन आया है, ये 90 से लैंड कितनी हो गई है 60। अगर कोई भी लैंड की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपको उसे क्या मानना है? सेल मानना है। क्या मानेंगे आप? सेल। क्यों सर ऐसा? क्योंकि सर लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड क्या होती है? ये जो लैंड है सर, इस लैंड को बोलते हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि लैंड इज ए नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। इसका मतलब अगर लैंड की वैल्यू कम हुई है तो हमने सर बेचा होगा, जमीन को बेचा ही होगा सर। लैंड एंड बिल्डिंग होता तो डेप्रिसिएशन मानते, सिर्फ लैंड है, ये लैंड इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, इसका मतलब सिर्फ लैंड।
अगर लैंड की वैल्यू कम हो रही है तो उसे सेल मानना है, लैंड बिल्डिंग हो या कुछ और हो, कोई दूसरी एसेट हो तो उसे क्या मानना है, डेप्रिसिएशन। जैसा प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने बोला 1,85,000 हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो 15,000 है ये डेप्रिसिएशन है, लैंड में ये जो 30,000 आया ये क्या होगा, सेल। अब लैंड में ये वैल्यू जो सेल मानी है तो सर इसकी सेल वैल्यू तो पता नहीं है, ये 30,000 क्या हो गई, सेल वैल्यू। बुक वैल्यू कितनी, सेम 30,000 बुक वैल्यू भी होगी, सेल वैल्यू भी होगी, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। वापस सुनना क्या बोला, अगर किसी भी लैंड की वैल्यू कम हो रही है और क्वेश्चन में सेल के बारे में नहीं बोला, उस केस में जो वैल्यू कम हुई है आपको उसको क्या मानना है, सेल मानना है, वो आपके लिए सेल वैल्यू होगी और वही अमाउंट आपके लिए क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू भी कहलाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि सर फॉर लैंड कंसिडर इट एज सेल एंड सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू, मतलब कोई गेन कोई लॉस कुछ नहीं आया समझ में। नेक्स्ट, फॉर अदर टेंजिबल एसेट्स, बाकी कोई भी टेंजिबल एसेट है, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर्स हो, टूल्स इक्विपमेंट्स हो, व्हीकल्स हो, कुछ भी हो, अगर किसी और फिक्स एसेट की वैल्यू, टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो रही है, जैसे यहाँ मैंने बताया प्लांट एंड मशीनरी में, तो जो वैल्यू कम हुई है उसको हम क्या मानेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या कंसिडर करना है, डेप्रिसिएशन। और अगर किसी इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम हुई है, फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, सर मेरे पास पेटेंट्स पहले 60 के थे, अभी हो गए 45,000 के, 60 के पेटेंट्स थे 45 के हो गए, कम हो गए। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि सर पेटेंट बेचे या नहीं बेचे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिडक्शन आया है 15,000 का, इसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन नेट प्रॉफिट में क्या होता है, ऐड। आया समझ में। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है ना, स्टूडेंट हर एक चीज़ पढ़ लेता है पर ये बेसिक चीज़ें भूल जाता है, उसकी वजह से कैश फ्लो गलत हो जाता है। तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मूल मंत्र है इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे ऐसी जगह नोट डाउन करिए कि आप लोग वापस जब भी देखें आपको याद रहे। मैं रिकमेंड करूंगा कॉपी का जो इंडेक्स पेज होता है, आपकी जो नोटबुक होगी उसका इंडेक्स जो होता है फ्रंट, आप वहाँ नोट डाउन करिए। वहाँ पर कभी भी आप कुछ भी रफ वर्क नहीं करते हैं तो वहाँ नोट डाउन करिए ताकि कॉपी खोलते आप लोगों को दिखेगी ये चीज़। एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लो, बात करते हैं आगे फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने क्या बात करी, आज हम लोगों ने बात करी कि सर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। काफ़ी छोटा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक, किसी भी पॉइंट या कहीं पे भी थोड़ी सी भी चीज़ ऐसी रही कि सर नहीं समझ में आई है, जाओ डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, जाओ मुझे वहाँ टेक्स्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जैसा आप सुटेबल समझते हैं मुझे कनेक्ट करिए। आपके जितने भी डाउट है विदिन 24 आवर्स सारे क्लियर करने का ट्राई करूँगा। हमारी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाइए लाइक करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में वाकई दम है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को कहिए कि वो और आगे शेयर करें। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।